आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। नया आगाज, नई शुरुआत। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका दोस्त अध्यापक व कवि विजय डी गोयल आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, ज्ञानदीप एजुकेशन फैमिली ने एक नई शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत मेरे वो सभी साथी जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम बेहतरीन जो आपके कंटेंट है उपलब्ध करवाएंगे। और इसके साथ में अभी हमारा फोकस जो आने वाली रीट भर्ती 2025, जिसकी आपकी पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा, उन दोनों को साथ में लेकर हम चलेंगे। तो आपकी पढ़ाई की धार को तेज करने के लिए, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, आपके पास में पढ़ाई रूपी कुल्हाड़ी है, लेकिन उस कुल्हाड़ी की धार कहीं ना कहीं थोड़ी सी भोंटी हो गई है। उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए हम आपके सामने अपना ये जो एक कंटेंट है उपलब्ध करवाएंगे। और ज्ञानदीप एजुकेशन जो फैमिली है वो आपके साथ में हरदम तत्पर खड़ी मिलेगी। बस हम करेंगे आपकी कुल्हाड़ी की तेज धार, बस आप बनाए रखना अपना प्यार। किसी ने कहा भी है ना कि गिरकर हौसला मत हारे मुसाफिर, गिरकर हौसला मत हारे मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। तो मेरे साथियों, आपको वो दवा, पिछली भर्तियों में आप कितने नंबर से रह गए हैं, चूक गए हैं, कुछ बंदे मेरे साथी पॉइंट से रहे होंगे, कुछ 1 या 2 नंबर से रहे होंगे, वो आपके लिए आपको एक दर्द मिला है और उस दर्द की दवा लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो साथियों, आप जैसा कि पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, बाल विकास यूनिट फर्स्ट की क्लास नंबर 1, तो आपकी रीट 2025 को हम नजर में रखते हुए पूरे रीट का सिलेबस आपको ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें मनोविज्ञान की क्लासें आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हिंदी की करेंगे हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल के संस्थापक सीपी सिंह जी, और आपके जनरल नॉलेज की क्लासेज हैं और मैथ्स की क्लासेज हैं वो आपके सामने श्रीमान भागचंद जी मीणा लेकर आएंगे। इसी के साथ में आप साथियों की मांग हुई और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने साथियों के साथ में हरदम खड़े मिले, तत्पर मिले। बस आप अपना प्यार है वो हमें दिखाए रखना, हमारे चैनल के ऊपर अपनी जो कृपा दृष्टि है वो बरसाए रखना। बस हम आपको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और आपके साथ। दोस्तों, आज मनोविज्ञान की पहली क्लास मैं शुरू कर रहा हूं। मनोविज्ञान की भी पहली क्लास है और हमारे इस डिजिटल पैनल लगने के बाद की भी यह पहली क्लास है। तो एक छोटी सी गणपति वंदना के साथ में मैं शुरू कर रहा हूं। 2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, हो तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तो दोस्तों, महाराज गजानंद को याद करते हुए, अपने गुरुओं को याद करते हुए, अपने माता पिता को याद करते हुए, अपने इष्ट देवता को याद करते हुए आज की इस मनोविज्ञान की क्लास का, बाल विकास की क्लास का हम आगाज करते हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्पेशल तौर से हम आपके सामने इन पूरी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में से जो मक्खन है, उस मक्खन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमने प्रीवियस जो आपके जितने भी आपके रीट या आरटेड के पेपर्स हुए हैं, तो हमारी टीम ने मिलकर उन पेपरों का विश्लेषण किया। तो साथियों, हमें समझ में आया कि आखिर प्रश्न कहां से उठ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का सार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनकी क्लासेज भी। तो जहां से प्रश्न उठ रहे हैं कि ज्यादा प्रश्न बनने का चांस किस टॉपिक से है,
उन्हीं टॉपिकों को हम शामिल करते हुए बिल्कुल आपके सामने सारगर्भित, सटीक, और मैंने जैसा कहा नहीं कि आप दोस्त साथियों, आपके सामने बिल्कुल एक मक्खन है, उस मक्खन को हम परोसेंगे और उस मक्खन को खाकर आप वास्तव में एकदम से जो आपको अपना लक्ष्य है, अपनी जो ताकत हासिल करनी है आपको वैकेंसी के रूप में, आपको नौकरी के रूप में, वो ताकत आपको जरूर मिलेगी मेरे साथियों। तो शुरू करते हैं लेकर ईश्वर का नाम। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल, खैर मकदम, सत श्री अकाल। शुरू करें दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो हम इस थीम को लेकर चलेंगे कि आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कुछ स्पेशल जो मक्खन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वही पढ़ो जो सिलेक्शन कराए। साथियों, से बहुत सारा मैटर होता है जिनको हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि आखिर प्रश्न कहां से उठ रहे हैं। ठीक है ना? अनुपातिक रूप से आपके जो प्रश्न है किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। तो उन चीजों को हमने मद्देनजर रख के तभी लिखा है कि वही पढ़ो जो सिलेक्शन कराए। बिल्कुल आपका, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ में अंत तक बने रहेंगे पूरी क्लासों में। तो इस मनोविज्ञान में, ठीक है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट टोटल 30 प्रश्न आते हैं। तो 30 में से आपके 25 से लेके 28 प्रश्न तक हमारी इन क्लासेज में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे साथियों। और इतना खूब होता है, जिस साथी के 25 से लेकर 28 तक, यानी कि 23, 24, 25 और 28 तक यदि उसके प्रश्न मनोविज्ञान में सही है तो यही प्रश्न उसको सिलेक्शन दिलाने में एक महती भूमिका निभाते हैं। तो साथियों बने रहेगा। 30 प्रश्नों का हम दावा नहीं करते, हाँ हम इतना दावा जरूर करते हैं कि आपके 25 से लेकर 28 यानी कि 80 से लेकर आपके 90-95% तक हम आपका जो मनोविज्ञान है उसको क्लियर करवा देंगे अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, जो भी फैक्ट बन पड़ा, जो भी एग्जाम्पल बन पड़ा, वो एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। एक लाइन और भी लिखी हुई नीचे कि सरल भाषा में पूरा टॉपिक क्लियर। हाँ, सरल बिल्कुल अपनी जो मातृभाषा है और आसपास के उदाहरणों से आपका टॉपिक है उसको क्लियर कराएंगे। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना को लेकर। तो आपके सामने प्रस्तुत है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मेरे साथियों बस इसी टॉपिक को लेकर हम आज के इस मनोविज्ञान के बाल विकास के टॉपिक का आगाज करते हैं। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों दो चीजें हैं, एक है आपके वृद्धि यानी जिसको हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, और एक है आपके विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों चीजों के बारे में, इन दोनों जो आपके बिंदु है, दोनों बिंदुओं को हम कवर करेंगे और आपको आसान तरीके से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, बाल विकास आखिर है क्या? पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान का इतिहास। तो साथियों यहां लिखा है कि बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। एक बालक जन्म से लेकर जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। तो उसके विकास का जो आपके अध्ययन है जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। और जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ, देखो धीरे धीरे बालक का विकास है, उसका जो देखने का नजरिया वो थोड़ा विस्तृत होता गया। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते गए। तो फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक होने लगा उसका अध्ययन। तो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। वही है बाल मनोविज्ञान, उसी को आज के समय में बाल विकास के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहले जो आपके बाल मनोविज्ञान है उसका जो अध्ययन है वो एक संकुचित दायरे में हुआ करता था, लेकिन अब उसका जो दायरा है वो वृहद हो गया है, विस्तृत हो गया है। इस कारण उसका नाम बाल विकास रखा गया। आगे बढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण, यही मक्खन है दोस्तों, जिस मक्खन की हम बात कर रहे हैं। प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी। दोस्तों इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे।
पूछा जाता है कि पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तो उसका नाम क्या रखा, उस विवरण पत्र का नाम क्या था, तो उस विवरण पत्र का नाम था बेबी बायोग्राफी। अपने बेबी पे किया, 3 वर्ष का था और उस विवरण पत्र का नाम रखा बेबी बायोग्राफी। किसने? पेस्टोलॉजी ने। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में तो पेस्टोलॉजी आए, उन्होंने बेबी बायोग्राफी आपकी विवरण पत्र आपके सबके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन 19वीं शताब्दी को हम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की सदी कहते हैं। इस सदी में एक आपके मनोवैज्ञानिक आपके सामने आए, स्टैनले हॉल। और हॉल ने आकर मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि क्रांति ला दी। और स्टैनले हॉल आपके अमेरिका से थे। क्या किया उन्होंने? स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इसी कारण क्योंकि इन्होंने उस मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना, क्रांति ला दी। इस कारण स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। साथियों, सीधा प्रश्न उठ सकता है आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन समिति तथा बाल कल्याण संगठन, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन नामक संस्थाओं का गठन किया। तो स्टैनले हॉल के बारे में आपके जो मुख्य 2 चीजें हैं कि उनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन नामक संस्थाओं का इन्होंने क्या किया? आपके गठन किया। तो दोस्तों, ये था आपके सामने बाल मनोविज्ञान का एक छोटा सा इतिहास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 पॉइंट इसमें और रह गए हैं, इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। भारत में, अब ये वो तो बात हुई अमेरिका के लेवल पे, विश्व के लेवल पे। भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। तो साथियों, 1930 में कोलकाता में, 1930 में कोलकाता में शुरुआत होती है। और कहाँ होती शुरुआत? कोलकाता में एक विश्वविद्यालय खोला गया बाल मनोविज्ञान से संबंधित, और उसी के साथ में आपके बाल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत होती है आपके कोलकाता से। और प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई। तो मोटी मोटी चीजें यही है कि बेबी बायोग्राफी नामक जो आपके सामने विवरण पत्र था वो किसने प्रस्तुत किया था, वो आपको ध्यान में रखना है। बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। और दूसरा, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके स्टैनले हॉल। भारत में बाल अध्ययन के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 में कोलकाता में। और प्रथम बाल गृह की स्थापना आपके 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई। अब हम बाल विकास की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं साथियों। जो मुख्य वैसे परिभाषाएं आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनकी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम आपके सामने मक्खन लेकर आए हैं ऐसी परिभाषाएं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आ भी चुकी हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही परिभाषाएं आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए साथियों, पहली परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं साथियों? क्रो एंड क्रो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था, देखो तो साथियों पूरी परिभाषा हमको याद नहीं रहती है और याद करनी भी नहीं है। हमको इसमें क्या करना है, आपको एक जो मुख्य बिंदु है या मुख्य शब्द हैं उनको पकड़ना है और उस परिभाषा को याद रखना है। देखो एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूं, फिर आपको इसको याद करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। बाल विकास वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। साथियों याद कैसे रखेंगे, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है ना। जैसे कोई क्रो यानी कौवा है, क्रो यानी कौवा, क्रो कौवा है, कौवा गर्भ में है, तो गर्भ की प्रारंभिक अवस्था से लेकर जो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था है उसको क्रो एंड क्रो ने आपके बाल विकास कहा है। देखिए साथियों, इसमें आपके 2 पॉइंट मुख्य तौर से आते हैं। प्रारंभ शब्द आ गया, प्रारंभ और प्रारंभ, ठीक है ना। तो कौवे का प्रारंभ कहां से, आप इतना ध्यान रखना कि कौवे का, क्रो का प्रारंभ
इस चीज को आप ध्यान रखोगे तो आपको ये है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। क्रो का प्रारंभ, और प्रारंभ आ जाए तो फिर आप इतना ध्यान रखो गर्भावस्था के प्रारंभ और किशोरावस्था के प्रारंभ तक। तो इसको आप ऐसे करें, कोवे का प्रारंभ, कोवे कोवे या कोवे का प्रारंभ। बस 3 शब्दों को आप याद रखो और आपको ये जो आपके परिभाषा याद हो जाएगी। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको ये परिभाषा याद हो चुकी होगी कि कोवे का जहां प्रारंभ गर्भावस्था के प्रारंभ और किशोरावस्था के प्रारंभ दोनों शब्द आ जाएं तो सीधी सी बात है किसके प्रारंभ की हमने बात की थी साथियों, तो हमने की थी कोवे का प्रारंभ। ठीक है, तो साथियों ये मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। दूसरी परिभाषा है बर्क। बर्क जी क्या कहते हैं, ठीक है ना, हाँ बर्क जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसमें देखो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य लाइन यही है, बर्क जी के अनुसार कहते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जन्म पूर्व अवस्था, जब बालक गर्भ में होता है। तो देखो बर्क, बर्क शब्द एक आपके स्थानीय शब्द है और बर्क का अर्थ होता है, कभी कभी कहते हैं कि वो बर्क रहा है, बर्क है। तो मैं आपको समझाने के लिए बस थोड़ा सा ये लेके आया हूं। बर्कने का अर्थ होता है चिल्लाना। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में एक शब्द आता है, उधर हमारे मारवाड़ी साइड में बोला जाता है बर्क। भाई कोई जैसे कोई अपने भाई अड़ो है, ठीक है, जो दिन भर आंखों करे घर में, तो आंखों करे बीजोड़ो भाई ने क्या करे, भाई के तू ज्यादा बर्क मत है, ज्यादा बर्कणो भाई पूरा घर डिस्टर्ब होए, तो बर्क का अर्थ है चिल्लाना। तो बर्क देखो बर्क आप एक ध्यान रखिए कि बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आता है मां के गर्भ से, तब तो चिल्लाता है। लेकिन बर्क जी ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा जन्म पूर्व अवस्था में भी बरकता है, जन्म की पूर्व अवस्था में यानी पेट के अंदर तो भी वो बरकता है। ठीक है, यानी वो चिल्लाता है। ठीक है, महज एक आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो बर्क में आप क्या रखोगे कि जन्म पूर्व अवस्था में है, जन्म पूर्व अवस्था जहां पे आप लिखा हो तो वो परिभाषा होगी बर्क जी की कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, परिपक्वता यानी किशोरावस्था तक आपकी। ठीक है, तो साथियों 2 परिभाषाएं आपको याद हो गई होगी कि पहले क्रो एंड क्रो। क्रो कहता है कि आपके कौन से, जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का जो होने वाला विकास है वो आपके बाल विकास कहलाता है। बर्क जी कहते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक जो होने वाला विकास है वो बाल विकास कहलाता है। दोनों को याद रखोगे कि कोवे का प्रारंभ होता है और आपके बर्क के अनुसार क्या है, बर्क कहता है कि जन्म पूर्व अवस्था से भी बालक है वो बरकता है यानी कि चिल्लाता है, ये कह रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि जन्म पूर्व अवस्था से भी पहले बर्क। ठीक है, अगले है आइजैक। आइजैक महोदय क्या कह रहे हैं, देखिए साथियों, आइजैक महोदय कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, आप इस शब्दों को ध्यान में रखो, इन 2 शब्दों को, कि विकास से। आगे वो कह रहे हैं कि गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों कि आपके बालक गर्भ की अवस्था में, गर्भकालीन है, मां के गर्भ के अंदर है, उसका जन्म हो गया, उसके बाद में उसको शैशवावस्था आती है, शिशु होता है, फिर वो बालक बनता है, बाल्यावस्था आती है, फिर वो किशोर होता है, किशोरावस्था आती है, और बाद में किशोरावस्था के अंतिम पॉइंट पर वह जाके परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का। देखो सीधी सी बात है, इसमें हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो आइजैक जी ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया जो आपकी गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर और परिपक्व अवस्था तक। ठीक है साथियों, तो आपको तीनों जो, इसको मैं याद कराने का आप ध्यान रखो, इसमें जो आपके गर्भकालीन अवस्था लिखा है, जन्म भी लिखा है, शैशवावस्था भी लिखा है, बाल्यावस्था भी लिखा है, किशोर अवस्था भी लिखा है और परिपक्व अवस्था भी, यानी 4 और 5 साथ में लिखा हुआ है। वो किसने दिया है, वो आइजैक जी ने परिभाषा दी है, आइजैक। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से आपको तीनों परिभाषाएं याद हो चुकी होगी। ठीक है, आपको बार बार आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको एक दो बार बोलोगे हाँ कोवे का प्रारंभ, कोवे का प्रारंभ। ठीक है, ऐसे बोलना शुरू कर दो। ठीक है ना, हाँ, जन्म से पूर्व बरक, जन्म से पूर्व बरक, जन्म से पूर्व बरक। ठीक है, हाँ, और तीनों चारों साथ में गर्भकालीन, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आपकी किशोरावस्था और परिपक्व, आइजैक आइजैक आइजैक, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो साथियों आपको आगे लेकर बढ़ते हैं अगले आपके बिंदु की तरफ। अगला हम पढ़ेंगे मुख्य आपका जो आपके रीट के लिए जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में आते हैं,
ये टॉपिक, इस टॉपिक में से आपकी वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, इस टॉपिक से आपके लगभग, ठीक है, हर एग्जाम में एक प्रश्न वहां से पुटअप होता ही है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। देखते साथियों, थोड़ा सा रंग बिरंगा हम भी कर लेते हैं। अब जहाँ साथियों है ना, आज रंग बिरंगी चीजें हैं, तो फिर उसमें उस रंग बिरंगे रंगों में हम भी घुल मिल जाएं। हाँ, तो घुलना भी चाहिए साथियों, ठीक है ना। जैसा माहौल है उसी माहौल के अनुसार हम लोगों को घुल मिल जाना चाहिए। उसी को कहते हैं समायोजन, समायोजित होना। और इस समायोजन को भी हम अच्छे से, एडजस्टमेंट, इसको भी हम अच्छे से आपके आगे बहुत रुचिकर ढंग से पढ़ेंगे। तो साथी शुरू करते हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो पहली बात करते हैं वृद्धि की। साथियों, हम क्या करते हैं, वृद्धि एवं विकास को एक ही मान लेते हैं, ठीक है। किसी की वृद्धि हो रही है, वैसे कह देते हैं किसी का विकास हो रहा है, लेकिन दोनों एक नहीं है, इनमें बहुत सा आपके भेद हैं। तो हम देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि के बारे में लिखा हुआ है कि वृद्धि से आशय हैं गर्भाधान से लेकर निश्चित समय तक चलने वाली शारीरिक विकास की प्रक्रिया। शारीरिक विकास की प्रक्रिया मेरे साथियों, इस चीज को आप ध्यान में रखो। वृद्धि क्या है, वृद्धि का संबंध ही शरीर से है। वृद्धि का संबंध ही शरीर से है, लिखा है ना आगे क्या, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, आकार में वृद्धि, अर्थात शारीरिक वृद्धि। एक बालक, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। छोटा था वो तो 2.5 फीट का था, धीरे धीरे उसकी वो जैसे वो आपकी शेषवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जा रहा है, तो उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उस आपके हाइट पहले उसकी 2.5 फीट थी, अब धीरे धीरे उसकी 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट और अंत तक जाते जाते आपके 5 फीट, 5.5, 6 फीट तक भी बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी चौड़ाई है, पहले वह आपके, जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बालक, और उसके बाद वो बालक बड़ा हो जाता है, जैसे किशोर अवस्था की ओर वो अग्रसर होता है, तो उसके जो आपके कंधे वंधे चौड़े हो जाते हैं, तो उसकी चौड़ाई में जो परिवर्तन हुआ वो भी वृद्धि के अंतर्गत है। अगला, आकार में वृद्धि, उसका आकार, उसका वजन। देखा होगा एक बालक छोटा होगा तो उसका वजन आपके 15, 20, 25 इस प्रकार बढ़ता जाएगा, और अंत तक किशोरावस्था तक जाते जाते आपका वजन, हाँ, कोई कोई बालक होता है जिसका 40, 45 आपके 50 किलो तक, और कोई कोई बालक जो भाई आपके खाते पीते घर के होते हैं, ठीक है, उन बालकों का वजन तो भाई आपके 60, 65, 70 किलो भी चला जाता है। तो ये वजन बढ़ने की प्रक्रिया, लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया, और मोटाई और आपकी चौड़ाई बढ़ने की प्रक्रिया, यानी कि उसका शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक तौर से परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये सारे परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, और इसी वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे भी लिखा होता है मेरे साथियों अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, तो दोनों एक ही चीज है, अभिवृद्धि। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको अभिवृद्धि कह देते हैं। तो मेरे इस पीपीटी में भी आपको कहीं वृद्धि लिखा हुआ दिखाई देगा और कहीं अभिवृद्धि लिखा हुआ दिखाई देगा, दोनों एक ही है। अगला देखते हैं, अभिवृद्धि भौतिक है, अर्थात मूर्त है, मूर्त, साकार, भौतिक है, फिजिकल, और मूर्त आपको दिखती अभिवृद्धि दिखेगी बालक की। अरे भाई बालक छोटा सा था, ठीक है, मैं अभी मेरा एक कोई रिश्तेदार है, उनके घर पे मेरा जाना हुआ, तो वहाँ गए हो, ठीक है, लगभग 5-7 साल पहला हमारे घर गए हो, ठीक है, तुम्हारे एक लड़को, तो वह लड़के रही जो हाइट ही बिल्कुल छोटी, और अब की बार गए तो लड़को हाइट में बराबर हो गया, हमारे कंधे रे थोड़ा सा नीचे लागे। तो भाई सीधी सी बात है कि उसका जो मूर्त रूप है वो चेंज हुआ, और मैंने देखते यार उस पहले उसको पहचाना नहीं भाई, है थोड़ी शक्ल सूरत भी उसकी बदल गई। फिर पूछा कि ये कौन है, तो ये तो क्या है वो जो भाई के, और उसका नाम भी अंकित था, ठीक है, तो कहता अंकित है भाई। अरे तो मैंने कहा ठीक है, अंकित तू इतना बड़ा हो गया, अरे हाँ तो बड़ा तो होना ही है। ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं, अरे भाई आप तो बड़े होते जा रहे हो।
अरे भाई सीधी सी बात है कि बालक का जन्म हुआ है वो किशोरावस्था तक बढ़ेगा, लेकिन ये सवाल हमारे सामने ऐसे आते रहते हैं। चलो दोस्तों, खैर, तो उसका एक मूर्त रूप होता है, जो आपकी अभिवृद्धि होगी वो मूर्त रूप में होगी और भौतिक होगी। अगला है वृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन का सूचक है। साथियों, मैंने कहा ना, शरीर के अंगों में परिवर्तन, सीधी सी बात है। छोटे बालक का हाथ छोटा होगा, है, वो बालक जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका हाथ भी बढ़ेगा, है, उसके जो पैर की साइज है वो भी बढ़ेगी, है, उसके कंधों की साइज बढ़ेगी, है, उसके सर की साइज है उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, है, उसके शरीर के अंगों में परिवर्तन होगा। तो वृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन का सूचक है। शरीर के अंगों में परिवर्तन हो रहा है मतलब वो वृद्धि है। अगला, निश्चित अभिवृद्धि निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस चीज का ध्यान रखोगे साथियों मेरे। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है। बालक का विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। बालक बड़ा हुआ और मतलब एक जैसे है ना, एक छोटा बच्चा जन्म से लेकर और लास्ट में, ठीक है, और इसके लिए आपकी थीम भी आती है कि वोम टू टूम, यानी जन्म से लेकर कब्र तक, जब तक इंसान चला नहीं जाता है तब तक विकास चलता रहता है। आप कुछ भी नया कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी अधिगम कर रहे हो, कुछ भी आप अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तो आपका विकास तो उसमें हो रहा है, बट अभिवृद्धि नहीं होगी। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक, जब बालक किशोरावस्था में जाएगा और उसके बाद में परिपक्व अवस्था में जाएगा, तो परिपक्व होने के बाद में उसकी जो अभिवृद्धि वो रुक जाएगी, लेकिन विकास नहीं रुकेगा। विकास और अभिवृद्धि में जो मुख्य रूप से अंतर है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़िए। अभिवृद्धि संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है। संख्यात्मक और मात्रात्मक माप सकते भाई, ठीक है ना। बालक पहले 30 किलो का था, उसका वजन बढ़ा 45 किलो का हुआ, तो उसका एक मात्रात्मक आंकड़ा निकल के सामने आता है कि वो 30 से 45 केजी हुआ है, 30 से 45 केजी हुआ है। उसको हम आंकड़ों में प्रस्तुत कर सकते हैं अभिवृद्धि को, है। या फिर बालक की हाइट 4 फीट थी, 4 फीट, और हाइट बढ़ के है आपके 5 फीट हो गई, 5 फीट हो गई, तो साथियों 4 से 5 फीट 1 फीट हाइट उसकी बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम एक मात्रात्मक, इसको एक आंकड़ों में प्रस्तुत कर सकते हैं। और यही बात आगे की जा रही कि अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। देखिए, उसके वजन को माप सकते हैं, उसके शरीर के आकार को माप सकते हैं, उसकी हाइट को माप सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। अगले एक आपके मनोवैज्ञानिक हुए सोरेनसन। कौन हुए? सोरेनसन, ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से आज से है। उन्होंने अभिवृद्धि के एक स्पेशल आपके जो परिभाषा दी, कहा है कि शरीर है उसके बाहरी आकार में वृद्धि जिसका मापन किया जा सकता है अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर और उसके बाहरी आकार, बाहर से जो परिवर्तन हो रहा है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, ठीक है। जो संख्यात्मक और मात्रात्मक है वो अभिवृद्धि है। अब एक और साथियों, अब वृद्धि धनात्मक होती है, धनात्मक, पॉजिटिव। पॉजिटिव अभिवृद्धि पॉजिटिव होती है, धनात्मक। विकास ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन अभिवृद्धि हमेशा आपके जो धनात्मक ही होगी, पॉजिटिव होगी। एक बालक है वो 4 फीट से 5 फीट बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बालक घटेगा, छोटा नहीं होना उसको, है। ऐसा कभी आपने सुना है? कह रहे घरे गया और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है, कह रहे घरे गया और टाबरी भाई पहले के 5 फुट रहो तो हमें के 4 फुट रहोगे, धीरे धीरे कम हो रहे हो कि 3 फुट रहोगे, हेड कदे कौन आया करे, ठीक है। या हाँ, इसमें हो सकता है आपके, ठीक है। हाँ, वजन, लेकिन एक जैसे एक आपके स्वस्थ बालक हैं, ठीक है, स्वस्थ बालक है ना, तो उसका वजन कंटिन्यू बढ़ेगा उसके एज के अनुसार। हाँ, लेकिन यदि अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कारक आ जाए, ठीक है, उसके कारण से अभिवृद्धि थोड़ी प्रभावित हो सकती है, वरना अभिवृद्धि हमेशा धनात्मक रूप में ही चलती है, ठीक है साथियों। तो आपको वृद्धि के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसको अभिवृद्धि कहते हैं। अब अगला अपना देखते हैं।
विकास के बारे में। विकास आप पढ़ेंगे साथियों, विकास जिसको इंग्लिश में आपके डेवलपमेंट कहते हैं। विकास आपकी तैयारी को हम बनाएंगे खास, आपकी तैयारी को हम बनाएंगे खास, ठीक है, ताकि आपका होता रहे हरदम विकास। बस इसी विकास की आशा को लेकर मैं आपको विकास की संकल्पना है इसकी ओर लेकर बढ़ता हूं। विकास क्या है? देखिए साथियों, विकास से तात्पर्य संपूर्ण रूप, आकार, गुण एवं व्यवहार में परिवर्तन। देखो साथियों, आप इतना ध्यान रखो कि वृद्धि तो हो रही है, प्लस वृद्धि के अलावा जितने भी प्रकार के आपके परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, सभी परिवर्तन, ठीक है, वो परिवर्तन आपके सांवेगिक रूप से हो रहे हैं, इमोशनल, ठीक है, वो परिवर्तन चारित्रिक रूप से हो रहे हैं आपके, या वो परिवर्तन आपके सामाजिक रूप से हो रहे हैं, मानसिक रूप से हो रहे हैं। जितने भी प्रकार के परिवर्तन है, वृद्धि प्लस उसके अलावा होने वाले संपूर्ण परिवर्तन है, उसको आपके विकास की श्रेणी में रखा गया है। लिखा है विकास से तात्पर्य संपूर्ण रूप, आकार, उसके गुण और उसके व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात विकास की विभिन्न प्रकार की अभिवृद्धियां, जैसे शारीरिक हो गया, इसमें वृद्धि आ गई, उसके साथ में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि का संगठन योग है विकास। इन सभी को मिला के विकास बनता है, ठीक है। शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक तौर से भी उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक तौर से भी, उसके संवेगों में भी परिवर्तन हो रहे हैं, संवेग, ठीक है। एक छोटे बालक के संवेग कुछ अलग प्रकार के होते हैं, और बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके संवेग अलग प्रकार के होने लगते हैं। तो इन पूरे परिवर्तनों को, यानी संपूर्ण परिवर्तनों को मिलाकर हम विकास की श्रेणी में रखेंगे। अगली बात है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल। साथियों, एक बालक यदि 2 साल का है, ठीक है, अभी वह भारत में रह रहा है, ठीक है, और अभी उसके मदर एंड फादर अमेरिका चले जाए, ठीक है, और 10 साल अमेरिका रहे, तो ऐसा नहीं है कि बालक 2 साल का भारत से 2 साल का गया तो उसका अपने विकास होगा ही नहीं, ठीक है साथियों। तो उसका जो अभिवृद्धि है वो भी होगी, ठीक है, लेकिन अभिवृद्धि सार्वभौमिक नहीं होगी। क्यों सार्वभौमिक नहीं होगी? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाएगी, लेकिन विकास, ठीक है। तो बालक वहां गया है तो उसमें आपके जो 2 साल का था वो 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, और इसके साथ में उसमें और जितने भी प्रकार के परिवर्तन है, वो भले किसी भी देश में चला जाए, किसी भी परिवेश में चला जाए, आपके कैसे भी स्थान पर चला जाए, लेकिन जो उसमें ये सारे परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमेशा होते रहेंगे। इसी कारण विकास एक आपके सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगले, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि रुक जाएगी लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ठीक है ना। जन्म पूर्व अवस्था से लेकर और आपके कब्र की अवस्था तक, जब तक इंसान चला नहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है अनुभवों के माध्यम से, और उसका विकास चलता रहता है। विकास संख्यात्मक है, मात्रात्मक तो होता ही है, क्योंकि वृद्धि भी इसके साथ में शामिल है, साथ साथ गुणात्मक भी होता है मेरे साथियों, ठीक है। किसी ने कितने गुण अर्जित की है? एक बालक, ऐसा बालक जो आपके, कोई ऐसा बालक है जो आप कलाकारी करता है या चित्र बनाता है, चित्र, ठीक है। पहले वो आड़े तिरछे चित्र बनाता था, ठीक है। अब वह बालक धीरे धीरे उसने चित्र बनाने में महारत हासिल की और वह एकदम से सजीव चित्र बनाता है, सजीव चित्र बनाता है, ठीक है ना। आड़े तिरछे चित्र बनाते बनाते वह एकदम से बिल्कुल हूबहू किसी मनुष्य का या किसी आदमी का या औरत का चित्र बना लेता है, तो उसका विकास चल रहा है। तो विकास आपके संख्यात्मक और मात्रात्मक होने के साथ साथ में गुणात्मक भी होता है,
इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, विकास का मूल्य अंकन हम कर सकते हैं। एक कक्षा में पढ़ने वाला बालक, ठीक है, पहले उसको जैसे हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है, संज्ञा बराबर नहीं आती थी, लेकिन तो उसको संज्ञा में नंबर मिले 10 में से 7, लेकिन अब उसने क्या किया, उस संज्ञा को बार बार पढ़ा, अभ्यास किया, उसको संज्ञा पूरी तरीके से याद हो गई, तो 8 की जगह अब की बार उसके नंबर आए 10, यानी कि उस संज्ञा में उसका विकास हुआ है। तो विकास हुआ है तो सीधी सी बात है, उसका अपने मूल्यांकन किया कि पहले 8 नंबर आ रहे थे, अब की बार वो 10 नंबर लेकर आया है। विकास का क्षेत्र व्यापक है, अभिवृद्धि विकास का एक भाग है। जैसा कि हमने कहा था कि विकास में सब प्रकार के विकास आते हैं, लेकिन अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास आता है। तो इसके अंतर को हम अगली जो स्लाइड्स होंगे, अगली पीपीडीज होंगी क्लासेज, उसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगला है, व्यक्ति के व्यवहार में नित्य प्रति होने वाले परिवर्तनों में विकास को देखा जा सकता है। नित्य प्रति कुछ न कुछ आप सीखते रहते हो, कुछ न कुछ आपने नया किया। एक बालक साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते उसको चलानी नहीं आती थी, पहले कैंची, जो साइकिल में पैर डाल के कैंची साइकिल चलाया करता था, लेकिन 2-4 दिन में वह उसके सीट के ऊपर बैठ के उसने पैदल मारने शुरू किए, पैदल को आगे पीछे कर रहा है, और आगे पीछे करते करते 5-7 दिन में वह ना उसका एक बार पैदल जैसे ही आगे गया, एक पैर, दूसरा पैर अपने आप उठा आगे गया, और करते 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 7-8 दिन में उसने साइकिल चलाना सीख लिया। और साइकिल चलाना सीख लिया तो आपने देखा कि मतलब 5-7 दिनों में वो जो बालक जिसको साइकिल चलाने नहीं आ रही थी, उसने साइकिल चलाना सीख लिया, यानी कि उसने विकास किया ना। पहले उसको बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब साइकिल है वो पैर डालकर, कैंची डालकर चलाया करता था, लेकिन अब उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से चला लेता है। तो आप विकास को हमेशा होने वाले ऐसे बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने प्रस्तुत होते होंगे, ठीक है ना, आप उनमें विकास को देख सकते हैं। नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन में विकास को देखा जा सकता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, ये अपना नोट के रूप में लास्ट है आज की क्लास का। क्या लिखा हुआ है देखिए साथियों, अभिवृद्धि एवं विकास आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया है जो वंश क्रम तथा वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। साथियों देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। बाह्य प्रक्रिया आपने देखा होगा, अभिवृद्धि बाह्य प्रक्रिया, बाह्य जो शरीर का आकार, वजन, हाइट, ये दिखती है, ठीक है, और विकास भी बाह्य दिखता है और आंतरिक तौर से भी आपके, जैसे आपके सांवेगिक विकास है तो आंतरिक तौर से हो गया, ठीक है। तो एक बाह्य प्रक्रिया है जो वंश क्रम तथा वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित। वंश क्रम, जेनेटिक्स है। अभिवृद्धि जैसे किसी बालक के माता पिता या दादा दादी छोटे कद के हैं, तो हो सकता है कि वो बालक भी वो भी छोटे कद का हो, उसकी भी हाइट है वो कम रह जाए। बालक के माता पिता लंबे हैं, दादा दादी या फिर नाना नानी वो लंबे हैं, तो बालक भी लंबा हो सकता है, ठीक है। बालक के माता पिता शरीर में थोड़े फैटी हैं, तो बालक भी फैटी हो सकता है, और शरीर में थोड़े से आपके थिन है, पतले हैं, तो बालक भी थिन हो सकता है। इसके साथ में वातावरण से भी आपके जो है अभिवृद्धि और विकास से प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा साथियों कि आपके आसपास का वातावरण, ठीक है, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसके आसपास का वातावरण यदि माहौल, जैसे माहौल कहते हैं, माहौल अच्छा है, ठीक है ना, तो वह अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएगा, अधिगम उसका बेहतर होगा। लेकिन उसका माहौल ही अच्छा नहीं है, उसको डिस्टर्ब होता है वह वातावरण से, तो अधिगम नहीं कर पाएगा और उसका विकास भी नहीं होगा। और अभिवृद्धि में भी आपके वातावरण का योगदान है। जैसा वातावरण
आपने देखा होगा एक जो बालक ठंडे प्रदेश में रहता है और एक बालक जो गर्म प्रदेश में रहता है, दोनों की अभिवृद्धि में आपको फर्क नजर आएगा। परिवेश का, वातावरण का फर्क रहता है। अगला है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते दोनों। अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है, यानी विकास का दायरा बड़ा है, अभिवृद्धि का दायरा छोटा है, संकुचित है। विकास के अंदर अभिवृद्धि समाहित है। इसको हम अभिवृद्धि और विकास के अंतर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभिवृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है, परंतु अभिवृद्धि पर विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, अभिवृद्धि पर विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि विकास अभिवृद्धि से प्रभावित होता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अभिवृद्धि, एक बालक जिसकी अभिवृद्धि अच्छी है, ठीक है ना, जिसका अपने जो जेनेटिक रूप से और खान पान के तरीके से भी हुआ, उसकी अभिवृद्धि अच्छी हुई है। जो बालक